तो इसके सिनेरियोज सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिनेरियोज किस तरह से आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नोट करनी है एज 55 ईयर्स ओल्ड, 44 ईयर्स ओल्ड मीन्स के थोड़ा सा आगे की तरफ जो है वो एज जा रही है। पीछे हमने एकलेजिया देखा था एंड वी डिस्कस्ड कि वो यंग अडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन था। तो यहाँ पे एज नोट कर लें और मेल है, ठीक है, मेल है दोनों साइड्स पे। presents with a 2 months history of retrosternal pain, ठीक है, this is the very characteristic for this, and reflux of the food contents sometimes reaching to the pharynx whenever he bends forward, ठीक है, आगे की तरफ जब बेंड करता है तब जो है ये ज़्यादा होती है, ठीक है, जो फूड कंटेंट्स की रिफ्लक्स होती है ये तब ज़्यादा होती है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया ड्यूरिंग प्रेयर्स, मतलब कि जब वो सजदे में जाता है तो तब वो खाना जो है ना उसका वो बाहर फेरिंग्स की तरफ आना शुरू हो जाता है, ठीक है, और उसको क्या हो रहा है, नाइट टाइम अटैक्स ऑफ कफ एंड वीज, ठीक है। तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि कफ उसको हो रही है, वीजिंग हो रही है। वीजिंग मीन्स कि अब उसका जो लैरिंग्स होगा वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई ही विल बी हैविंग कफ एंड वीज, ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ अनरिमार्केबल। सो ये करेक्टरिस्टिक तीन चीज़ें आ जाती हैं इस सिनेरियो में। रेट्रोस्टर्नल पेन है, बेंड्स फॉरवर्ड तब वो ज़्यादा जो है रिफ्लक्स होता है, और नाइट टाइम अटैक्स आते हैं ऑफ द कफ एंड वीज, ठीक हो गया। तो ये आ जाता है। और सेकंड सिनेरियो देख लें कि अ 44 ईयर्स ओल्ड मेल हु इज़ मॉर्बिडली ओबीज, ठीक है, ये हो गया हम ओबीज। फर्स्ट चीज़ आ गई इंपॉर्टेंट, ओबीज बंदा है, 44 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, और उसको भी क्या हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन, एंड इनडाइजेशन हो गई, ठीक है। ही ऑल्सो एक्सपीरियंसेस वाटर ब्रश, तो ये भी वाटर ब्रश भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, इसको हम डिस्कस करेंगे क्या होता है ये। एंडोस्कोपी इज़ परफॉर्म्ड एंड अ हिटस हर्निया इज़ फाउंड, दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन, कॉज ऑफ गर्ड, हिटस हर्निया, ठीक हो गया। ओबीज बंदा आपके पास आया, हार्ट बर्न की कंप्लेंट कर रहा है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट तो उसकी क्या है, हार्ट बर्न है और इनडाइजेशन है, ठीक हो गया। वाटर ब्रशेस भी उसको होते हैं, ये उसकी थोड़ा सा एसोसिएटेड फीचर है। और फिर एंडोस्कोपी जब आपने की तो उसको जो है वो हिटस हर्निया हुआ है, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है ये आपको जो है वो हो गया। उसके बाद आता है मिडल एज लेडी, मिडल एज लेडी है, उसको स्वीयर बर्निंग सेंसेशन बिहाइंड द स्टर्नम हो रहा है, स्टर्नम के पीछे जो है। रेट्रोस्टर्नल पेन एक हमने सिनेरियो डिस्कस किया, हमने हार्ट बर्न कंप्लेन डिस्कस की, बर्निंग सेंसेशन बिहाइंड द स्टर्नम जो है वो डिस्कस किया अभी, अलॉन्ग विद द रीगर्गिटेशन एंड फीलिंग ऑफ स्टिकीनेस ऑफ द फूड एट द लेवल ऑफ जीफी स्टर्नम, ठीक हो गया। ऑन एग्जामिनेशन वो क्या आपको नज़र आ रही है, ओबीज नज़र आ रही है विद नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जस्ट आपको लग रहा है कि वो बहुत मोटी सी औरत है, ठीक है, और मिडल एज्ड है, मीन्स थोड़ी सी आगे की तरफ एज की तरफ 40 to 50 इस तरह की एजेस की है। बर्निंग सेंसेशन बिहाइंड द स्टर्नम है, और ये सारे उसके फीचर्स हैं, ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को, और फिर इसके क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स करेंगे। डायग्नोसिस तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारा क्लिनिकल फीचर्स जो है ये गर्ड के ही हैं। नॉर्मल मैकेनिज़्म आप सबको पता है, हमने एक्लेजिया में भी डिस्कस किया था कि ईसोफेगस से जब खाना जो है वो इस तरह से स्टमक में आता है, लाइक इसने पिज़्ज़ा खाया है, ठीक है, पूरा तो उसने पीस नहीं खाया लेकिन पार्ट ऑफ इट, तो वो जब अंदर आ जाता है तो ये स्फिंक्टर जो है ये बंद हो जाता है ऊपर से, ठीक है। और एक्लेजिया में हमने डिस्कस किया था कि स्फिंक्टर जो होता है वो बंद जो है वो हुआ होता है, ठीक है, वो बंद हो जाता है, पूरा उसकी टोन इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो फूड जो है वो ईसोफेगस से स्टमक में जाता ही नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है बिल्कुल ऑपोजिट, कि यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है ना वो जो है ना बंद ही नहीं होता, वहाँ पे बंद हो रहा था जिसकी वजह से फूड जो है वो ईसोफेगस से स्टमक में नहीं जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो स्फिंक्टर जो है वो बंद है, ठीक है, दैट इज़ क्लोज्ड, सॉरी ओपन, ठीक है, वो स्फिंक्टर जो है यहाँ पे ओपन है, ओपन रह जाता है। मतलब कि उसने जो फूड था उसने तो नॉर्मली ऐसे जाना था ना, ठीक है, और ये स्फिंक्टर ने बंद हो जाना था नॉर्मली। ये देखें यहाँ पे भी इस पिक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है, फूड जो है वो ईसोफेगस से स्टमक में गया हुआ है, ठीक है, और ये जो स्फिंक्टर है बताया हुआ है कि लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर दैट क्लोजेस टू प्रिवेंट द एसिड रिफ्लक्स। ये नॉर्मल हमारे अंदर होता है कि जैसे ही फूड ईसोफेगस से स्टमक में जाता है तो ये स्फिंक्टर जो होता है ये बंद हो जाता है साथ ही, ताकि जो फूड है वो स्टमक से वापस ईसोफेगस में ना जाए। लेकिन गर्ड के लोगों में ना क्या होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें गर्ड के लोगों में क्या हो रहा है। दिस वाज अ नॉर्मल केस जिसमें
ईसोफेगस के स्टमक में गया खाना और ये स्फिंक्टर जो है वो बंद हो गया हुआ है, ठीक है, बंद हो गया, ये नॉर्मल रिलैक्सेशन जो है उसकी नहीं हुई हुई। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, इस वाली फिगर में, तो यहाँ पे देखें ये स्फिंक्टर बंद ही नहीं है, स्फिंक्टर ओपन्स, वो ओपन ही रह गया होता है, ठीक है, स्फिंक्टर जो बंद ही नहीं होता, जिसकी वजह से जो स्टमक का एसिड होता है वो ऊपर इसोफेगस की तरफ जाना शुरू कर देता है। दिस इज़ एक्चुअली द गर्ड, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के गैस्ट्रो मतलब कि जो स्टमक है वहाँ से इसोफेगस के अंदर रिफ्लक्स हो रहा है ऑफ व्हाट, एसिड, ठीक है। और अब खुद सोचें कि नॉर्मली एसिड जो है वो स्टमक में होना चाहिए, वहाँ पे उसकी पीएच जो है वो एसिडिक होनी चाहिए फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड एट्सेट्रा। लेकिन अगर ये एसिड जो है वो इसोफेगस में आ जाए, जो कि नॉर्मली वहाँ पे एसिड नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो एसिड जो है वो क्या करेगा, वो इस इसोफेगस के ऊपर जो है ना, इसकी वॉल्स के ऊपर खराबी पैदा करेगा, ठीक है, उसके ऊपर इरोजन्स करेगा और उसको तंग करेगा जाके बहुत ज़्यादा, बार बार उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा उसकी वॉल्स के ऊपर। और फिर आपको पता है, आपने पैथोलॉजी में पढ़ा था कि गर्ड लीड्स टू बैरेट्स एसोफेगस, जिसमें वो मेटाप्लेजिया हो जाता है, कोलमनर मेटाप्लेजिया, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाता है, एंड बैरेट्स एसोफेगस लीड्स टू द एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है गर्ड लीड्स टू बैरेट्स एसोफेगस एंड बैरेट्स एसोफेगस लीड्स टू कैंसर। तो ये एक्चुअली जो है गर्ड की जो है ना कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़े से इसके देख लेते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं, जो भी हमने सिनेरियोज भी देखे हैं। देखें, एक हमारा ईसोफेगस होता है ना, और उसके साथ एक जो पाइप होता है दैट इज़ ऑफ द ट्रेकिया, ठीक है। अब होगा क्या, ऊपर हमारे जो है वो टीथ हैं, ठीक है, हमारा माउथ है। अब होगा क्या, देखें कि जब फूड है ना वो वापस ईसोफेगस, स्टमक से जो है एसिड आ रहा है ईसोफेगस में, ईसोफेगस से वो चला जाएगा ट्रेकिया में, ठीक है। अब जब वो ट्रेकिया में जाएगा, मीन्स कि आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर जाएगा, ऑब्वियसली ये पेशेंट जो है कंप्लेन करेगा ऑफ द कफ, ठीक है, वीज। इसके अलावा क्या होगा, उसको लेरेंजाइटिस हो जाएगा। अगर यही फूड जो है ऊपर फेरिंग्स में जाएगा, एसिड जो है वो फेरिंग्स में जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, फेरेंजाइटिस हो जाएगा। और यही अगर जो एसिड है वो माउथ में आ जाता है, तो आते आते अगर लॉन्ग टर्म हिस्ट्री होगी गर्ड की, तो ऐसे लोगों में क्या होगा कि उनके माउथ अल्सर्स, माउथ अल्सर्स कह नहीं, टीथ के जो है ना वहाँ पे इरोजन्स होना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे लोगों के जो दांत होते हैं ना, वो भी एसिड की वजह से थोड़े ख़राब हो गए होते हैं। तो ये चीज़ें आपने जो है क्लिनिकल फीचर्स में नोट करनी होती हैं। अभी आप इन्वेस्टिगेशंस की तरफ नहीं गए और ये फ़ीचर्स जो है पेशेंट लेके आएगा, हार्ट बर्न, जो कि नॉर्मली जब वो खाना खाता है फिर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। खाना खाएगा तो वो वो एसिड बनेगा और एसिड जो है वो ऊपर आना शुरू होगा ना। जब हम खाना खाते हैं फिर स्टमक में एसिड ज़्यादा रिलीज़ होता है, और अगर ईसोफेगस का स्फिंक्टर ही नहीं बंद हो रहा प्रॉपर्ली, तो खाना जो है वो वापस आएगा, वो जो साथ में एक तो रिगर्गिटेशन भी होगी रात के टाइम, और दूसरा कि वो एसिड भी ऊपर आना शुरू हो जाए, तो हार्ट बर्न, ठीक है। और फिर क्या है, चेस्ट पेन है, ये इतनी स्वेयर पेन होती है, रेट्रोस्टर्नल पेन होती है स्टर्नम के बिल्कुल पीछे, कि पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि ऐसे लगता है जैसे इंजाइना का अटैक होता है, इतनी दर्द होती है पेशेंट को, ठीक हो गया। नोज़िया, ब्लोटिंग, गैस और ये सब कुछ, ये सारे जो है ना इसके फीचर्स हैं, लेरेंजाइटिस, फ्रेंजाइटिस वगैरह। तो इनको हम जो है ना अब बुक से देख लेते हैं। सो यहाँ से हम देख लेते हैं, गर्ड जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस, रिफ्लेक्स ऑफ द गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स इन द लोअर एसोफेगस रिजल्टिंग इन एसोफेजियल इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन। इसको हमने डिस्कस किया। पैथोजेनेसिस इसमें क्या है कि जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो ट्रांजिएंट, उसकी रिलैक्सेशन होती है या वो काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ऊपर आ जाता है, उसने बंद होना होता है, नॉर्मली वो नहीं होता। रिस्क फैक्टर्स इसके क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन जो इसका रिस्क फैक्टर इन्होंने मेन कॉज इन्होंने बताया हुआ वो हीटल हेर्निया है। और ये आपने सिनेरियो में भी अभी देखा था, हीटल हेर्निया जो है वो उसमें पेशेंट को था, ठीक है, उसकी वजह से हुआ था। हीटल हेर्निया क्या होता है उसकी मैं आपको पिक्चर से डिफाइन कर दूंगी कि वो क्या है और किस तरह से गर्ड लीड करता है। डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ठीक है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग होनी होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर से। अब जब पाइलोरिक स्फिंक्टर में कोई प्रॉब्लम होगा, वहाँ से डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगी, मतलब गैस्ट्रम से, गैस्ट्रिक जो स्टमक है वहाँ से इंटेस्टाइन में जो है ना डिले हो रहा है फूड को जाने में, तो ऑब्वियसली फूड जो है वो ऊपर की तरफ उसको पुश करेगा प्रेशर की तरफ, और स्फिंक्टर से वो जो है ऊपर की तरफ आएगा इसोफेगस से, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो म्यूकोज़ा है, ठीक है, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, उसकी जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, वो जो है ना उसके अंदर कमी हो गई है, ये हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी टोन जो है वो कम हो गई है। अब टोन किस तरह से कम होगी,
टोन जो है ना, मतलब उसने जो नॉर्मली कंट्रैक्ट करना था वो टोन इंक्रीज़ होनी थी, अब वो रिलैक्स हो गई है, टोन जो है वो कम हो गई है। वो क्यों हो सकती है? टोन इस तरह से कम हो सकती है कि हम सीएनएस डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, वो जो नर्व लीड कर रही है वहाँ पे, अब वो जो डिप्रेस कर देगी उसको, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट नहीं होने देगी। फिर प्रेगनेंसी की वजह से जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है, यहाँ पे प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से जो स्फिंक्टर होगा ना, उसके ऊपर फिर वो प्रॉब्लम आएगी। और जो है ना, मतलब उसकी ओबेसिटी भी इसमें एक चीज़ होती है कि ओबेसिटी में भी, प्रेगनेंसी में भी प्रेशर जब ज़्यादा होता है ना, तो स्फिंक्टर की टोन जो होती है ना वो कम हो जाती है। इसके अलावा अल्कोहल, टोबैको वगैरह, तो फिर ये वाले सारे इसके जो है ना कॉजेज़ होते हैं। कॉजेज़ आपके जो है ना माइंड में होने चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग हिस्ट्री, उसके लिए ये जो है ना हेल्पफुल होते हैं। तो आपने उनसे पूछना है, आपको कोई थायराइड का प्रॉब्लम हो, आप सीनस डिप्रेसेंट्स तो नहीं ले रहे, प्रेग्नेंट फीमेल को नोट करना है, अल्कोहल टोबैको का पूछना है उसकी पर्सनल हिस्ट्री में, और हेटल हर्निया जो है ये आपको एंडोस्कोपी में मिलेगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? ईसोफेजियल, ये हमने सारे डिस्कस कर लिया कि हार्ट बर्न। अब इसमें जो 3 मेजर जो आपके डेविडसन के अकॉर्डिंग है ना, उसमें एक हार्ट बर्न आता है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा वाटर ब्रश है। इसके अलावा यहाँ पे आता है रीगर्गिटेशन। ये सारे आपने अभी अभी उसमें देखे भी हैं कि हार्ट बर्न है, रीगर्गिटेशन है, ये मेजर सिम्टम्स हैं 1 2 3। ठीक है, ये सारे मेजर सिम्टम्स हैं जो आपने सिनेरियो में भी देखे हैं। रीगर्गिटेशन, हार्ट बर्न कब ज़्यादा होगा? बेंडिंग, स्ट्रेनिंग, लाइंग डाउन, जैसे वो सजदे में जा रहा था तो उसको ज़्यादा हो रहा था। वाटर ब्रश के इसमें वाटर ब्रश में ये होता है कि जब वो अंदर एसिड जो है ना अंदर होता है ना, मतलब जब स्टमक से इसोफेगस में आता है, तो साथ ही ना हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनकी स्टिमुलेशन हो जाती है। जब उनकी स्टिमुलेशन होती है तो वो सैलिवेशन ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ एक्चुअली वाटर ब्रश के जब एसिड ऊपर की तरफ आएगा तो सैलिवरी ग्लैंड्स की स्टिमुलेशन होगी, सैलिवरी ग्लैंड्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, और ऐसे लोगों का जो मुंह है ना वो सलाइवा से भर जाएगा। दिस इज़ एक्चुअली वाटर ब्रश, ठीक है, जो आपको सिनेरियो में भी नहीं देखा था हमने। एक्स्ट्रा इसोफेजियल मैंने आपको बताया कि ये जो है चेस्ट पेन होती है रिट्रोस्टर्नल, और ऐसे लगता है जैसे इंजाइना की पेन है। ठीक है, इसके साथ साथ लेरेंजाइटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेंटल इरोजन्स, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताई कि जब ऊपर की तरफ एसिड आएगा। रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताएं यहाँ से कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको क्या देंगे मेडिसिन्स में? अगर उसको लेरेंजाइटिस हो रहा है क्या देंगे? ठीक है, अगर उसको पेन हो रही है तो क्या देंगे? ये सारे फीचर्स जो हैं ये आपको ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होंगे कि आप उसको एंटीसिड्स देंगे, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स देंगे, ठीक है, हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट देंगे, और एंटीबायोटिक्स देंगे फॉर द इन्फेक्शंस वगैरह। ठीक है, तो यही इसी से आपका ट्रीटमेंट बन जाएगा। अब आपने डायग्नोसिस करनी है, तो डायग्नोसिस जो है वो आप हिस्ट्री से और जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उसी से आप डायग्नोसिस बना लेते हो। आप ये फीचर्स देखते हो, आपको पता चल जाता है कि ये पेशेंट गर्ड का है। लेकिन आपको एंडोस्कोपी कब करने की ज़रूरत पड़ती है? अब एंडोस्कोपी ये तो नहीं है कोई भी हर कोई गर्ड का पेशेंट आ रहा है तो आप उसकी एंडोस्कोप डालो और उसको चेक करना शुरू कर दो, एंडोस्कोपी करना शुरू कर दो। नहीं, हर किसी के अंदर हमने एंडोस्कोपी नहीं करनी होती। ठीक हो गया, इसको हम स्टार दे देते हैं कि दिस इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। लेकिन एंडोस्कोपी आपने कब करनी है, ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू भी है कि कब आपने जो है एंडोस्कोपी करनी है, ये आपका मेन है। कि ये जब सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आए ना, तो फिर आपने एंडोस्कोपी करके चेक करनी है कि क्या मसला हो रहा है इसके अंदर। तो ये सारे आपने जो है ना याद कर लेने हैं। कौन कौन से हैं जी? ये देखें, सबसे पहले तो आप प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स देते जा रहे थे, भी हम ट्रीटमेंट में देखेंगे भी। गर्ड का ट्रीटमेंट होता है प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, और वो ना लास्ट ऑप्शन होता है। मतलब शुरू में हम जो है वो देते हैं एंटीसिड्स देते हैं पेशेंट को शुरू में, तो यही होता है ना कि पेशेंट की अपनी डाइटरी हैबिट्स सही करवानी है हमने। उससे फ़र्क नहीं पा रहा तो फिर हम जो है वो मेडिसिन देना शुरू करते हैं, जिसमें हम हिस्टामिन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट देते हैं, एंटीसिड्स देते हैं। फिर भी अगर वो काम नहीं कर रहे होते तो फिर हम प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स की तरफ आते हैं। फिर प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर से भी फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो फिर हम एंडोस्कोपी करते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेप वाइज अप्रोच होती है कि आपने शुरू में क्या करना है और फिर क्या करना है। तो ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। फिर प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर से फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर आपने एंडोस्कोपी करके चेक करनी है कि आखिर मसला क्या है। कोई हाइटल हर्निया तो नहीं अंदर बना हुआ, या कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से वो ईसोफेगस का स्फिंक्टर खराब हुआ है, उसको देखना है आपने। इसके अलावा पेशेंट की जो एज है वो अगर 55 ईयर्स है, ओल्ड एज है, तो वहाँ पे कैंसर होने का ज़्यादा चांस है। तो आपने एंडोस्कोपी करके देखना है उसको कि कोई कैंसर वगैरह का स्टेट तो नहीं है कोई इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा मतलब उसके अंदर वो चेंजेस चेक करनी है। और इसके अलावा डिस्फेजिया,
डिस्फेजिया की जो है वो अगर पेशेंट को डिस्फेजिया भी हो रहा है साथ साथ, अगर पेशेंट को साथ में अनीमिया हो गया, मींस अनीमिया शोज़ के उसका अंदर जो है ना क्रोनिक ब्लड लॉस चल रहा है, तो उसके लिए आपने करना है, उसका वेट लॉस होता जा रहा है, पॉजिटिव फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट, मतलब कि उसका जो फीकल मैटर है उसके अंदर ब्लड आ रहा है। तो ये सारे होते हैं कि 55 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, और उसको जो है ना अनीमिया हो गया, उसका वेट लॉस होता जा रहा है, उसको फीकल ब्लड अकल्ट ब्लड टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और इसके अलावा जो है ना उसको डिस्फेजिया की कंप्लेन हो रही है। तो ये सारे फीचर्स हैं और पीपीआई को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर आपने एंडोस्कोपी करनी है, पहले ही नहीं करना शुरू कर देनी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने ध्यान रखनी है एज अ डॉक्टर, ठीक है। इफ़ डायग्नोसिस अनसर्टेन, तो एंडोस्कोपी अगर नॉर्मल आ रही है, आपने एंडोस्कोपी की, वो ठीक थी, आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या डायग्नोसिस है इसका, ठीक है, तो फिर आपने जो है वो मैनोमेट्री करनी है, और ये दो और आपके काम है। ठीक हो गया, तो मैनोमेट्री आपने कर ली, और जो है ना 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग कर ली। इसके अलावा आप बेरियम स्वेलो भी करवा सकते हो, लेकिन आपने इसमें जो है ना चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहला आपका जो है वो क्या है, ट्रीटमेंट बाय द जो आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं। फिर आपने जो है वो ड्रग्स यूज़ करनी है, ड्रग से भी फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर आपने एंडोस्कोपी करके चेक करनी है, एंडोस्कोपी नॉर्मल आ रही है, लेकिन अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या डायग्नोसिस है, तो आपने मैनोमेट्री करनी है, 24 आवर यूरिनरी जो 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करनी है। ठीक हो गया। मैनोमेट्री क्या होती है वो मैंने आपको पहले एक्लेज़िया में बता दी थी, उसमें जो प्रेशर था लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का वो ज़्यादा हुआ था। यहाँ पे आपको मैनोमेट्री में लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा मिलेगा, सॉरी कम मिलेगा, जिसकी वजह से क्योंकि रिलैक्सेशन हुई हुई है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑपोजिट मैं बोल देती हूँ, लेकिन आपने ध्यान रखना है। 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करनी है, इससे आपको पता चल जाएगा कि अंदर एसिडिक कॉन्टेंट जो है वो एसिडिक पीएच हुई हुई है या अल्कलाइन है या क्या है। ठीक हो गया। इनकी थोड़ी सी मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ एक्चुअली द पीएच मॉनिटरिंग जो हम करते होते हैं, मॉनिटरिंग द पीएच ऑफ द, ठीक है, वो कैथेटर डालते हैं, उससे पीएच मॉनिटरिंग करते हैं और एंडोस्कोपी करते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, और कब कब जो है ये एंडोस्कोपी हमने करनी होती है। मैनोमेट्री भी एक चीज़ होती है, वो मैंने आपको बताई थी। थोड़ा सा ये देख लें कि मैनोमेट्री हम कैसे करते हैं। कैथेटर अंदर डालते हैं नोज़ के थ्रू, ठीक है, और फिर जो है वो कैथेटर जो है तो प्रेशर मेजर करता है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का, और ये जो है सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाता है ऑन द कंप्यूटर। नॉर्मल जो है ये इस तरह से रिलैक्सेशन वगैरह हमें शो करती है, लेकिन अगर एबनॉर्मल हो जाए, ठीक है, तो फिर वो थोड़ी सी एबनॉर्मली शो करना शुरू कर देती है। इससे हमें पता चल जाता है कि वेदर द स्फिंक्टर इज़ रिलैक्स्ड या फिर उसकी टोन इंक्रीज़ हुई हुई है, ज़्यादा हुई हुई है, कम हुई हुई है, ये सब कुछ हमें इससे पता चल जाता है मैनोमेट्री से। ठीक हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो देख लें। सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होता है उसमें आपने लाजमी लिखना होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है। उसको पेशेंट को कहना है अगर ओबीज़ है तो अपना वेट लूज़ करो, ठीक है, और प्रेसिपिटेंट्स जो है जिनकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, मींस वो खाने, फॉर एग्जांपल कॉफ़ी है, फॉर एग्जांपल जो है वो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, मतलब ये सारी चीज़ें जिनकी वजह से वो ज़्यादा हो रहा है। एसिडिक मतलब जो फूड्स होते हैं, स्पाइसी फूड्स, उनको अवॉइड करो, ठीक है, और सुबह जो है वो हेड एलिवेट करके रखो ताकि रात को रिगर्गिटेशन वगैरह ना हो जाए, ठीक है। लार्ज एंड लेट नाइट मील्स, रात को लेट खाना खा के ना सो, ये सारे आपने उसको समझाने हैं शुरू में। फिर उधर उसे ठीक नहीं होता तो ये एलोगरिथम है इसका। सबसे पहले आपने जो है ना स्टार्ट करना है, इसको आपने ऐसे लेके चलना है कि सबसे पहले आपने एंटासिड्स देने हैं, ठीक है। अगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट देने हैं। अगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की तरफ आना है, ठीक है। एंटासिड्स में आप कौन कौन सा दे सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट दे सकते हो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हो, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हो, इस तरह से, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप इनिशियल थेरेपी में देते हो। अगर पेशेंट उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता फिर आपने हिस्टामिन एंटागनिस्ट देने हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं आपको पता है कि रिवर्सिबली जो हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं और एसिड की सिक्रीशन नहीं होने देते, ठीक है। अगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देने हैं, और ये इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है प्रोटॉन पंप को, जो कि हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीज़ होता है उसको। तो इस तरह से जो है ये हमारी स्टेप वाइज थेरेपी होती है। उस सबसे पहले तो आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को याद रखना है, फिर फार्माकोलॉजिकल में ऑर्डर में आपने ये तीनों याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा देना फिर कौन सा, ठीक है। शुरू में ही आपने जो है ना ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स नहीं देना शुरू कर देने। हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में कौन कौन से आते हैं आपको पता है, सिमेटाडीन होता है, रैनिटिडीन होता है, ये सारे हो गए। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में आपको पता होगा ओमिप्राजोल है, एसएमिप्राजोल है, और हम घरों में क्या करते हैं, थोड़ी सी पेट में जलन होती है साथ ही राइज़ेक खा लेते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है स्टेप वाइज अप्रोच याद रखनी है कि सबसे पहले एंटासिड्स देने हैं, क्योंकि ये जो हमारे होते हैं ना प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, यहाँ पे इसका जो है वो आपको बताया भी हुआ है कि कौन कौन से जो है ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये जो है हेडेक करवाता है, डायरिया करवाता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के इन्फेक्शंस को ज़्यादा करवाता है, और इस तरह से जो है ये इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो फिर लेके चलना होता है, इस तरह नहीं हमने कर देना होता है इसको स्टार्ट, ठीक है। और ये लास्ट ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है कि इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, अगर आपसे कोई पूछे तो वो आपका प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर ही है, इसको स्टार लगा लें अगेन। उसके बाद इसकी सर्जरी आती है। सर्जरी जो होती है वो उसको हम कहते हैं फंडोप्लीकेशन, ठीक है। फंडोप्लीकेशन जो है इसकी सर्जरी का नाम होता है, फंडोप्लीकेशन, ठीक है। अब ये हमने कब करनी होती है, इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो अगर मेडिकल थेरेपी आप देते जा रहे हो, वो सब कुछ वही हो गया ना, उससे आराम नहीं आ रहा, अनविलिंग टू टेक लॉन्ग टर्म पीपीआईज, क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है एज द लास्ट ऑप्शन, तो फिर वो नहीं ले सकता इतना, मतलब उसकी कंप्लाइंस नहीं है। स्वीयर रिगर्गिटेशन है और बैरेट्स एसोफेगस अब हो गया है। अब जब बैरेट्स एसोफेगस हो गया ना, जिसमें मेटाप्लेजिया हो गया, फर्दर प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में हम सर्जरी कर देते होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस आपने याद करनी है, क्योंकि ये आपका यूक्यू है अगेन, ठीक है। इसोफिजाइटिस हो सकता है, वही के वहाँ पे गर्ड की वजह से जो है लोअर एसोफेजल में इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन वगैरह होगी, तो इसोफिजाइटिस हो जाएगा। बैरस एसोफेगस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, जैसे हमने देखा कि लॉन्ग टर्म अगर ब्लड लॉस हो रहा है इसोफिजाइटिस में, तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, और वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकती है। और इसी स्ट्रक्चर को देखने के लिए ना हम जो है वो एक्सरे वगैरह करवाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर को देखने के लिए, और इन्वेस्टिगेशन में अगर हमने लिखना हो। और इसके अलावा अगर हीटल हर्निया है, तो हीटल हर्निया हम आगे पढ़ते हैं अलॉन्ग विद द बेरस एसोफेगस, तो उस केस में क्या होता है कि गैस्ट्रिक वॉल्वुलस बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा, तो इस तरह से उस वॉल्वुलस को देखने के लिए भी हम वो एक्सरे वगैरह करवाते हैं। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये आपने याद कर लेनी है। इसकी सर्जरी देख लें, फंडोप्लिकेशन थोड़ी सी, कि ये जो फंडस ऑफ स्टमक होता है ना, इसको पकड़ के ना हमें इसोफेगस के लोअर पार्ट के साथ ऐसे करके ना फोल्ड करके जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो स्फिंक्टर होता है ना, वो रिलैक्स हुआ वो थोड़ा सा ना कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, और एसिड जो रिफ्लक्स होती है ना, वो इससे प्रिवेंट होती है। तो इसकी जो इंडिकेशंस है वो मैंने आपको बता दी हैं, तो ये आपने याद कर लेनी है। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। एकलेजिया गर्ड में सबसे पहले एज देखते ही आपको पता चल जाएगा कि एकलेजिया यंग एज में है, गर्ड जो है वो थोड़ा सा मिडिल एज में है, ठीक है। एकलेजिया में जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मैनोमेट्री थी, गर्ड में क्या है, एंडोस्कोपी है। एकलेजिया में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, न्यूमेटिक डायलेटर है, और गर्ड में क्या है, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स हैं। और गर्ड में जो मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक चीज़ होती है वो हार्ट बर्न होता है, ठीक है। और साथ में पेशेंट को कफ, लायरेंजाइटिस, फ्रेंजाइटिस, डेंटल अगर बहुत ज़्यादा देर से है तो डेंटल इरोजन्स, इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट है। वाटर ब्रश जो है गर्ड में होता है, जबकि एकलेजिया में जो है नॉक्टर्नल कफ के साथ पेशेंट आएगा, और इस तरह से रिगर्गिटेशन और डिस्फेजिया की कंप्लेंट के साथ आएगा। वहाँ पे हार्ट बर्न जो है वो एज सच नहीं होती, ठीक है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो आपको क्लिनिकली जो है और बाकी जो इसके इन्वेस्टिगेशन और चॉइस डिफरेंसेस ट्रीटमेंट के हैं उससे आपको हेल्प करेंगे। सो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, डायग्नोसिस आपने बना लिया, गर्ड है। उसके बाद उन्होंने इसे जो है वो इन्वेस्टिगेशंस हैं, इन्वेस्टिगेशंस में 3 स्पेसिफिक टेस्ट हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो आपका एंडोस्कोपी है, इसके अलावा 24 आवर्स जो है इंट्राल्यूमिनल पीएच मॉनिटरिंग आप करोगे, मैनोमेट्री करोगे। ये 3 आपके होते हैं, बेरियम स्वेलो भी हो सकता है, बट उन्होंने 3 पूछे हैं, तो आप सबसे पहले ये 3 लिखोगे, ठीक हो गया। उसके बाद मैनेजमेंट में आप जस्ट ट्रीटमेंट नहीं लिखते, उसमें आप जो है वो सारा लिखते हो कि जनरली आप क्या करोगे और जो है स्पेसिफिकली क्या करोगे, ठीक है। तो जनरली आपने वही लाइफस्टाइल चेंजेस करवाने हैं, स्मोकिंग वगैरह अवॉइड करवानी है, एलिवेशन ऑफ द बेड हेड करवाते हैं, 6 to 8 इंचेस करवाते हैं, अवॉइडेंस ऑफ लार्ज मील्स हैं, मिडनाइट मील्स जो है उनको प्रिवेंट करना है, 3 आवर्स बिफोर स्लीपिंग जो है वो खाना खाना है, ठीक है। स्पेसिफिकली आप क्या करते हो, फार्माकोलॉजिकल ट्रीट करते हो, मेडिकल और सर्जिकल, ठीक है। मेडिकल में सबसे पहले एंटासिड्स दोगे, सेकेंड लाइन आपके एच रिसेप्टर एंटेगनिस्ट हैं, जिसमें आप उसकी एग्जाम्पल लिख दोगे, रेनिटिडीन प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स के साथ उनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स लिख दोगे, और प्रोकाइनेटिक में मीटोक्लोप्रोमाइड है, डोमपेरेनोन है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये 3 ही आप लिख देना। उसके बाद सर्जरी आ जाती है, फंडोप्लिकेशन करते हो, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी में डिस्फेजिया, गैस ब्लड सिंड्रोम होता है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गर्ड जो उन्होंने पूछी हुई है वो आपने लिखते नहीं है, कि बैरेट्स एसोफेगस, एडिनोकार्सिनोमा, एसोफेजाइटिस, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, एनीमिया, और फिर जो है वोल्वुलस फॉर्मेशन, और ये सारा कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन का अटैम्प्ट करोगे। तो ये सब हमने क्वेश्चंस जो हैं वो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस
और ये लाइफस्टाइल एडवाइस भी हमने कर लिया और कॉम्प्लिकेशंस भी कर ली। हाइटल हर्निया जो है ना वो मैं आपको ना साथ में बैरेट्स एसोफेगस के साथ बताती हूँ नेक्स्ट में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया गर्ड, दिस इज़ ऑल अबाउट इट।